स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्राइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम क्लास 10th के साइंस पेपर के चैप्टर वाइज प्रश्न पत्रों का विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और शुरू में ही हम लोग NCERT की जो बुक है उसका लाइन बाय लाइन जो है हम अध्ययन किए थे। उसके बाद हम अब तक पूछे गए फर्स्ट चैप्टर से, साइंस के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे उनका हम व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन कर रहे थे। और हमने देखा कि जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस का, उसमें आपको 38 प्रश्न ऑब्जेक्टिव अब तक पूछे गए थे। 25-30 2011 से लेकर 2024 तक। और उसके बाद 31 जो है आपको लघुत्तरीय प्रश्न थे। और इस चैप्टर से मात्र 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है पूछे गए हैं। और आज हम इस 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का हल कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपकी ड्यूटी होगी कि बार बार आप जो है इसको व्यू करते रहे, देखते रहे, इसका नोट्स बनाते रहे, ताकि फर्स्ट चैप्टर से कोई भी प्रश्न यदि आपको 2026 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो चलिए, हमारा जो सब्सक्राइबर है वह बड़ी धीमी गति से बढ़ रहा है और प्रतिदिन जो है 4-5-6 के संख्या में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए, हम इसी के साथ हम आज का जो अंतिम लेक्चर है इस फर्स्ट चैप्टर का, उसको हम देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कह रहा है। एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि करें। अब ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसके से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होगा ये बताना है। और एक रासायनिक समीकरण दे करके हमारे इस द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसकी पुष्टि करना है। और ये 2018 के एनुअल में पूछा गया है। तो हम लोग इसको बार बार देखे हैं और ये बिल्कुल सही और एक साधारण सा जो परिभाषा दिया है वह अच्छा परिभाषा इसमें दिया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं आप वैसे कर सकते हैं, तो आपका ये लैंग्वेज बन जाएगा। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अगर वैसे लिखते हैं तो कहलाते हैं हम लिखेंगे। और इसके भाषा में अगर लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों के जगह आप चाहिएगा कि हम इस किताब की भाषा बदल दें तो आप मूलकों भी यहाँ लिख सकते हैं। आयन के बदला आप मूलकों कर दीजिएगा तो ये आपकी भाषा हो जाएगी। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच मूलकों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान का मतलब है अदला बदली, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो प्रश्न का पहला खंड था इसको हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब इस प्रश्न का दूसरा खंड, एक उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि करें। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रयोग को दिखाया है कि एक परख नली में सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2। देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ध्यान में रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया से आपको लघुत्तरीय में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको वस्तुनिष्ठ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और दीर्घोत्तरीय तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसलिए इस उदाहरण को अगर ठीक से समझ लेते हैं तो आपको चाहे जिस प्रकार का भी प्रश्न पूछे
आपको उसका जवाब देने में परेशानी आपको नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन समान मात्रा में लेकर मिला दिया जाता है। बराबर मात्रा में लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है और बेरियम क्लोराइड लेना है का विलयन लेना है, और दोनों को परख नली में समान मात्रा में हम मिला देंगे। तो मिला दिया जाता है। देखा जाता है कि कुछ देर बाद परख नली में एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। जब उसको मिला दिया जाता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, तो कुछ देर के बाद परख नली में एक वाइट कलर का, श्वेत रंग का आपको प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप जो है हमें उसमें दिखता है, बनता है। यह अवक्षेप अविलेय होता है। चूँकि यह अवक्षेप है तो अवक्षेप चूँकि ठोस होता है इसलिए वह विलयन में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, इसलिए अविलेय लिखा। ऐसा इसलिए होता है कि बेरियम जो आयन है, मूलक है, ये बेरियम जो मूलक है और यहाँ SO4 2- जो मूलक है, देखिए Ba2 2+ मूलक और SO4 2- मूलक की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण हुआ। ये जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हमें का जो निर्माण हो रहा है, ये आपको बेरियम मूलक और सल्फेट मूलक के बीच अभिक्रिया के कारण हो रहा है। जो श्वेत रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा है, और सोडियम क्लोराइड जो बच जाता है वह विलयन में रह जाता है। और इसी को यहाँ रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये Na2SO4 का विलयन है। एक्वियस का मतलब है कि यह विलयन है, सोडियम सल्फेट है, और उतने ही मात्रा में आप ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड, समान मात्रा में हमें लेना है परख नली में। ये बेरियम क्लोराइड है, इसका भी विलयन है। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो सल्फेट मूलक और ये जो बेरियम का जो मूलक है, ये Ba2+ और आपको SO4 2-, इस दोनों मूलक के बीच अभिक्रिया होती है। और उसके बाद हमें बेरियम सल्फेट का हमें क्या प्राप्त होता है, ये अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड जो है भी हमें प्राप्त होता है। यहाँ लिख दिया है कि सोडियम क्लोराइड विलयन में रह जाता है, विलयन में ही रह जाता है, घोल में मिला हुआ रह जाता है विलयन में। और जो बेरियम सल्फेट है उसका क्या होता है कि अवक्षेप होने के कारण, ठोस होने के कारण परख नली के पेंदी में जाकर के जमा हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द्विविस्थापन हो रहा है। यहाँ पर बेरियम बेरियम में आपको कहाँ जा रहा है, बेरियम SO4 के मूलक के साथ आ जा रहा है, और सोडियम आपको क्लोरीन के साथ आपका आ जा रहा है। तो यहाँ पर किसका आदान प्रदान हो रहा है, आपको सल्फेट और बेरियम मूलक का आदान प्रदान हो रहा है। तो चूँकि इसमें अभिकारक में ही दोनों का आपको हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों अथवा मूलकों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और प्रयोग भी देखें कि एक परख नली में आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन समान मात्रा में लेंगे और उसे अच्छी तरह मिला देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि परख नली में एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप है तो अविलेय है, चूँकि अवक्षेप ठोस होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेरियम और सल्फेट जो आयन है, इसकी अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है यहाँ। और क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड विलयन में ही मिला हुआ रह जाता है। ये आपको अवक्षेप नहीं है कि परख नली के पेंदी में जमा हो जाएगा, ये बेरियम सल्फेट अवक्षेप है। और अवक्षेप का मतलब प्रिसिपिटेट है, तो प्रिसिपिटेट ठोस होता है, इसलिए परख नली के पेंदी में जाकर के ये जमा हो जाता है। तो इस तरह से एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद इस प्रश्न को हल कर लेने के बाद हमारा जो चैप्टर है पहला साइंस का, यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
उसके बाद हम मैथ में एक्सरसाइज 1.1 किए थे और अगले दिन से एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और हमारा जो सोशल साइंस है उसका हम PYQ पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का इस तरह से व्याख्यात्मक हल उसका करेंगे कि हमारा जो उसमें इतिहास है, भूगोल है, उसके बाद आपको ये सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सारा पार्ट्स चूँकि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का हम अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे तो क्या होगा कि चारों जो हमारा किताब है उसका पूरा पाठ्यक्रम हमारा तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं। और हमारा लक्ष्य है कि जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से पढ़ रहे हैं उनका जितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो। और चूँकि आपको परेशानी इसलिए नहीं होगी कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार आप चैनल को रिपीट करके अपने वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम किसी भी परिस्थिति में बहुत ही अच्छे अंक के साथ आप क्रैक कर पाइएगा। और इसी उम्मीद के साथ हमने इस चैनल को शुरू भी किया। तो हम कल से आपको मैथ्स और सोशल साइंस अल्टरनेट करके एक एक दिन करके आपको वीडियो डालते रहेंगे। तो अंतिम प्रश्न आज का हम लोग दिनहुत तरीके का देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। देखिए 2 खंड में यह प्रश्न है। पहला हमको रासायनिक समीकरण क्या है इसकी परिभाषा लिखना है और उसके बाद नीचे एक समीकरण दे दिया है SO2 + O2 और यहाँ सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है। तो ये हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, क्या सूचना मिलती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो 2 खंड में हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले खंड में देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों व सूत्रों का प्रयोग करने के पश्चात जो समीकरण बनता है उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, शॉर्ट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो इसका जो संक्षिप्त निरूपण होता है वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि Zn + H2SO4, यहाँ ZnSO4 + H2। अब ये एक एग्जाम्पल दे करके रासायनिक समीकरण को यहाँ क्लियर कर दिया। अब देखिए इस नीचे एक और समीकरण दिया है और इस समीकरण से क्या हमें सूचना मिलती है ये हमें बताना था। तो देखिए समीकरण जो 2SO2 है ये वाला और +O2 है, ये दोनों अभिकारक है। और यहाँ 2SO3 है, इससे निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। अब देखिए कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है। पहली सूचना है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ देख, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, संयोग कर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। एक सूचना तो ये मिलता है जो आपको क्लियर दिख रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संयोग कर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। एक इन्फॉर्मेशन में आपको कोई परेशानी नहीं है। दूसरा क्या सूचना मिलता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल, यहाँ 2 पहले लिख दिया, और ऑक्सीजन के 1 मोल भाग लेता है। यहाँ देखिए 1 अणु भी हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको। तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल भाग लेता है, ये दूसरा सूचना मिलता है। और तीसरा सूचना क्या मिलता है इसको देखिए। तीसरा सूचना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु, देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का 2 अणु है, ऑक्सीजन के 1 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु है यहाँ से मिलकर SO3 बनाता है। यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड के 3 अणु बनाते हैं, यहाँ 2 अणु बनाते हैं। ये लिखना चाहिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड के
मिलकर 3, यही लिख दीजिए, 3 अणु सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। यहाँ 2 अणु, 3 नहीं, 2 अणु, एक मिनट, क्या होता है इसको फिर से देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, यहाँ देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर और 2 अणु सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये हमें तीसरा सूचना मिला। अब अंतिम में चौथा सूचना देखिए, ये सल्फर का SO2 लिखा, SO2 यानी हम इसको देखें तो इसका 64 गुना 2 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि ये जो 128 ग्राम लिखा है ये 32 और 32 64 ग्राम, और ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग कर, ये 2 अणु है ना, यहाँ 2 अणु, तो 2 अणु का मतलब हो गया कि सल्फर का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 32 होता है, 16 होता है परमाणु संख्या, तो दुगना द्रव्यमान संख्या हो गया। तो 32, और चूंकि 2 अणु सल्फर है तो 32 गुना कितना होगा 2, तो 64, और 64 प्लस ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16, परमाणु संख्या 8 होता है, तो ये हमारा 16 दूना कितना हुआ 32, तो ये 16 दूना कितना हुआ 32, अब 32 कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका 64 गुना 2, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, 64 गुना डायरेक्ट 2 लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग क्लियर करते हैं कि सल्फर का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो कितना हुआ, ये सल्फर का 1 परमाणु है तो 32 ग्राम हो गया, अब प्लस ऑक्सीजन का आपको 16 होता है तो 16 दूना 32 हो गया, तो 32 64 ग्राम हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर उसके बाद ग्राम ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 गुना 2 बराबर 128 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग करता है। ठीक है, यहाँ तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो 16 दूना 32 ग्राम हो गया, तो यहाँ हम 64 ही लिखेंगे, 64 ग्राम जो यहाँ पर जो लिखा है। अब 2SO2 अगर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 64 गुना कितना हो जाएगा 2 से इस पूरे में गुना कर दीजिए 128 हो जाएगा। ठीक लिखा है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 64 होता है। कैसे आप समझ लीजिए, सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16, तो 16 का दूना 32, चूँकि 2 परमाणु है तो 32 32 64, और यहाँ 2 अणु, तो 64 दूना कितना हुआ 128 ग्राम जो है सल्फर डाइऑक्साइड का, वह ऑक्सीजन के 32 ग्राम यानी O2 16 दूना 32 से संयोग कर सल्फर ट्राइऑक्साइड के 80 गुना 2 160 ग्राम बनाता है। वहाँ आप देख सकते हैं 2 अणु है, तो इसको आप जोड़ के देखिए, सल्फर का हो गया 32 अब प्लस 16 तिया 48, 8 2 10 के 0 हासिल है, और 3 4 7 1 8, और 2 अणु है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूना कितना होगा 160 ग्राम आपको ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का 128 ग्राम, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का 128 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग कर सल्फर ट्राइऑक्साइड के 160 ग्राम बनाता है। तो इस तरह से ये जो रासायनिक समीकरण हमारे प्रश्न में दिया है, इससे ये 4 सूचनाएं हमें मिलती है। पहली सूचना, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संयोग कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। दूसरी सूचना, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु यहाँ दूसरा ही देखिए, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल भाग लेता है इस अभिक्रिया में। तीसरा मिलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु क्या करते हैं, 1 अणु के 1 अणु मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु बनाता है।
और चौथा सूचना हो गया कि सल्फर डाइऑक्साइड का 128 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संजोकर सल्फर डाइऑक्साइड के 160 ग्राम बनाता है। तो इस तरह से चलिए आज हमारा जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर था वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आप इसको रिवाइज करके बार बार देखते रहेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से एक प्रश्न भी आपका 2026 के एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और जैसा कि कल से हम लोग सोशल साइंस और मैथ्स दोनों को अल्टरनेट करके हम करते चलेंगे, और उसके बाद जो बाकी आपके सब्जेक्ट बचेंगे उनको भी हम आगे लेंगे। लेकिन पहले हम साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है, हिंदी तो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, संस्कृत का सबसे अंत में हम मैराथन वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो। और आपका एग्ज़ाम में कोई भी जो पेपर है उसमें उसको आप अच्छी तरह से लिख पाइए। एग्ज़ाम में जाने के बाद ऐसा नहीं लगे कि हमने अपने चैनल पर इस प्रश्न को नहीं पढ़ा। यदि आप नहीं बनाते हैं तो वो आपकी गलती हो। तो इस तरह से चलिए हम आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और पुनः आप लोगों से कहते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए ताकि आपका चैनल जो है आगे तक आपका साथ दे। तो चलिए, नमस्कार।